अपने लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 और हमने साथ ही इंट्रो पार्ट भी लिया था। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या है, मैं आप बुक से पढ़ लीजिएगा पूरा क्वेश्चन, मैं सिर्फ स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन है कि एक कोच है जो कि कुछ बैट खरीदता है, कुछ बॉल खरीदता है, ठीक है। और फर्स्ट केस में हमको कुछ बॉल और कुछ बैट की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 3900 दे रखी है, ठीक है। देन सेकेंड केस में हमको कॉस्ट कितनी दे रखी है, 1300 दे रखी है। तो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं। फर्स्ट वेरिएबल जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच बैट में मान ले रहा हूँ, जिसको मैंने x रुपये माना हुआ है। यानी कि आप एक बैट खरीदेंगे तो आपको x रुपये उसके लिए पे करने पड़ेंगे। इसी तरीके से आप एक बॉल खरीदेंगे तो उसके लिए आपको कितने रुपये पे करने पड़ेंगे, y रुपये। तो यदि आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो फर्स्ट लाइन में दे रखा है जो कोच है वो कितने बैट बाई करता है, 3 बैट बाई करता है। यदि एक बैट को बाई करने में x रुपये दे रहा है तो 3 बैट के लिए कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। जैसे आप एक पेन 10 रुपये की खरीदते हैं, तो यदि आप 3 पेन खरीदेंगे तो उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 3 × 10, तो 30 रुपये हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। दैन उसके बाद इसी तरीके से यदि आप y के लिए देखेंगे, y क्या है, एक बैट की कॉस्ट है, तो कितने बैट खरीदे हैं, 6 बैट खरीदे हैं, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई हो गया, तो एक की कॉस्ट y है तो 6 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी, ठीक है। और इन दोनों को मिला के टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, 3900 आ रही है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमने कर लिया है। यहाँ और यहाँ 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेके मैं क्या करूँगा, यहाँ इसको कट कर लूँगा। तो कट करने के बाद कितना आया, 1399। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। वो कैसे बनेगी, केस नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो केस नंबर 2 में हमारे पास क्या है, एक हमने स्टेटमेंट ये दे रखा है कि 1 मोर बैट कौन बाई करता है, कोच बाई करता है, ठीक है। एंड 3 मोर बैट वो बाई करता है। तो यदि एक बैट बाई कर रहा है तो एक बैट की कॉस्ट कितने रुपए, x है, ठीक है। और 3 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक की कॉस्ट y है तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3y हो जाएगी, ठीक है। और दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 1300। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। किसी को ये डाउट भी हो सकता है कि उसने बोल रखा है कि 1 मोर बैट का मीनिंग 3 में 1 ऐड कर लो 4 हो जाएगा, या फिर उसके बाद दे रखा है 3 मोर बॉल दे रखा है तो 6 में 3 ऐड करके 9 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख लो अमाउंट क्या है, अमाउंट 1399 है। तो अमाउंट पहले से बहुत कम है, तो इसका मीनिंग क्या है, आप सिर्फ एक बैट और 3 बॉल खरीद रहे हैं, ठीक है। और उन दोनों को मिला के कितना अमाउंट बन रहा है, 1300 बन रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे जैसे कि कल बताया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोई पर्सन है जो कि बाय करता है कुछ एप्पल और कुछ ग्रेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी टोटल अमाउंट दे रखी है एप्पल और ग्रेप्स की क्वांटिटी की फर्स्ट केस में। इसी तरीके से हम सेकंड केस बनाएंगे, उसमें भी कुछ क्वांटिटी दे रखी है और उसमें भी टोटल अमाउंट दे रखा है, ठीक है। तो मैंने कॉस्ट ऑफ ईच एप्पल कितना मांग लिया, हर एक एप्पल यानी कि 1 kg बाय करने पर आपको x रुपये पे करने पड़ रहे हैं। इसी तरीके से 1 kg आप ग्रेप्स बाय करेंगे तो y रुपये पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में कितने एप्पल खरीदे गए हैं, 2x यानी कि 2 किलो खरीदे गए। तो 1 किलो की कॉस्ट x रुपये है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2y हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ग्रेप्स कितने हैं, 1 kg। तो 1 kg ग्रेप्स हैं तो 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितने रुपए, y रुपये। दोनों को ऐड करके 160 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो केस है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारे पास कितने एप्पल है, एप्पल हमारे पास हो जाएंगे 4 kg एप्पल खरीदे हुए हैं तो 1 kg का x है तो 4 kg का 4x हो गया। और 2 kg ग्रेप्स खरीदे हुए हैं, 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है y, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2y हो गया, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल अमाउंट कितनी बन रही है, 300 बन रही है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन आने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा y, देन ये 2 यहाँ डिवाइड में चले जाएगा तो ये टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 300 से 150 हो गई, ठीक है। तो ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गए। इसको भी सॉल्व नहीं करना है, जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें ट्राई करना है और उसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने का तरीका सेम रहेगा। अब हम नेक्स्ट मेथड का यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है मेथड नंबर 2। इससे पहले हमने देखा था कि जो 3 फॉर्म्स ऑफ लाइन है तो उनको हम ग्राफ की हेल्प से ऑब्जर्वेशन उनका कर रहे थे, किस तरीके का उनका नेचर होगा। बट अब हमारे पास एक मेथड 2 है, क्योंकि हम हर बार ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है उनको सिर्फ उनका ऑब्जर्वेशन करके भी हम बता सकते हैं कि किस तरीके का नेचर शो करने वाली लाइन है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट को, जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट को कंपेयर कराते हैं, उनका रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालने का मतलब a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2,
ठीक है। तो यदि हमारे पास A1/A2 एंड B1/B2 इन दोनों की वैल्यू इक्वल ना आए तो उनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी का मतलब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने पहली इक्वेशन ले रखी है 3x + y = 5 है, एंड दूसरी इक्वेशन ले ली 4x + और 2y = 1 मैं देता हूँ। तो यदि यहाँ मैं रेशियो कंपेयर कराऊँगा तो 3x वाले जो हमारे पास कोफिशिएंट है, यहाँ 3 और 4 है, 3 और 4 का रेशियो किसके बराबर 1/2, बट ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फर्स्ट केस बन जाएगा। तो फर्स्ट केस में A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट्स वाई ये क्या बनेंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि लाइन कैसी होंगी कुछ इस तरीके की होंगी, ठीक है। जो नेक्स्ट केस बनेगा, नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है, तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनती हैं तो जितने पॉइंट को वो कट करती हैं उतने ही सोल्यूशन भी आते हैं। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका हमने क्या लिखा होगा आगे 1 सोल्यूशन, इसका हम आगे यूज करेंगे, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट केस हमारे पास बनेगा कोइंसिडेंट लाइन का। कोइंसिडेंट लाइन की क्या कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन हमने यहाँ पे दे रखी है, देखो क्या है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ठीक है। यदि ऐसा होता है, यदि सारे कोफिशिएंट का जो रेशियो आता है इक्वल आता है, तो हमको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन देखिए मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ मैंने लिखा कितना 2x + 2y = 4 लिख दिया, ठीक है। इधर आप क्या करेंगे, x यहाँ करा, y इधर कर दिया 2, ओके। सो हमारे पास देखिए रेशियो क्या आ गया 2/1, यहाँ क्या आ गया 2/1, यहाँ क्या आ गया 4/2, एंड 4/2 कितना होता है अगेन 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो सारे की सारी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यदि ये सारी की सारी वैल्यू सेम आती है, इस तरीके की कोई इक्वेशन होगी, तो हमारे पास कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब इस तरीके से एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जैसे हमारे पास इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे यानी कि जो जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो जो को का मतलब होता है साथ साथ, इंसिडेंट का मतलब एक ही उससे चलने वाली, कोइंसिडेंट, ठीक है। एक पॉइंट से निकलने वाली है, एक ही के ऊपर एक ही जाने वाली लाइन को हम कोइंसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। इस केस में आप देखिए जो दूसरी लाइन है वो इस वाली लाइन को इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करेगी, यानी कि इसको टच करते हुए जा रही है, तो कितने पॉइंट पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अभी इसका हम आगे यूज करेंगे, तो किस तरीके से क्या है उस वहीं पे बात हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड केस है पैरेलल लाइन के लिए। पैरेलल लाइन के लिए क्या केस बनेगा, पैरेलल लाइन के लिए कुछ इस तरीके का केस बनेगा। दो हमारे पास इक्वेशन दे रखी हैं, तो यदि हम उनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो लेंगे तो वो क्या आएगा, यदि वो इस तरीके से आता है A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि जो लास्ट वाला रेशियो आ रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा है। मैं एग्जाम्पल क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैंने लिया 3x + y = 7 कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 6x + 2y = 8 कर देते हैं, ठीक है। तो 3/6 = 1/2 = 7/8। तो पहला वाला ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 3 × 2 6, तो 1/2 = 1/2 = 7/8। सो हम देख रहे हैं स्टार्टिंग वाले दो जो हमारे पास रेशियो आए हैं वो सेम आए हैं, बट लास्ट वाला सेम नहीं आया है। तो ये कौन सा केस बनेगा, ये आपके पास केस बनेगा पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन कुछ इस तरीके से, क्योंकि देख रहे हैं हम पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, यानी कि कोई भी सोल्यूशन हमारे पास हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इस पे बेस कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, किसी क्लास में क्लास में क्विज होता है, मैथ्स का क्विज, जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज़। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स मैंने एक्स में लेट कर लिया, नंबर ऑफ़ बॉयज़ मैंने वाई लेट कर लिया, अननोन है तो एक्स और वाई लेट कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट यदि आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड बॉयज़ = 10, यानी कि क्लास में टोटल जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं टोटल मिला के कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट 10 है, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नेक्स्ट सेकंड केस में हमको दे रखा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ मोर, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है। कितना दे रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन बॉयज़, यानी कि जो गर्ल्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो गर्ल्स की ओर ग्रेटर का साइन, और किससे ज़्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज़ से, ठीक है। तो गर्ल्स को हमने एक्स लेट करा था तो मैंने एक्स लिखा है, यहाँ ग्रेटर का साइन लगेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ग्रेटर का साइन लग गया। कल भी मैंने बताया था ग्रेटर के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी ऑलरेडी बड़ी होती है उसको, वो तो ऑलरेडी बड़ी है, जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है वो किधर की ओर होगा, उसके अपोजिट साइड, ठीक है, तब ये इक्वल में कन्वर्ट होगा। ये क्वांटिटी ऑलरेडी बड़ी है और 4 बड़ी है, यदि मैं इसमें 4 और ऐड कर दूँगा तो ये 4 और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो 4 होगा वो इधर की ओर ऐड करेंगे, यानी कि उसके
अपोजिट साइड, ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएंगे, दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से मैंने y को इधर सेंड कर दिया, देन x माइनस वाई इक्वल टू 4 हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए यहाँ पे हमने सोल्यूशन भी निकालने, तो सोल्यूशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप किसी भी एक इक्वेशन से क्या करिए, या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए जैसे मैं इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, मैंने y को इधर भेज दिया तो x इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस वाई आ गया, ठीक है। जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उस इक्वेशन को छोड़ के जो दूसरी इक्वेशन बची है उसमें x की वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाली है, मैं इसको कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ, ठीक है। जहाँ पर भी मेरे को इस इक्वेशन में x दिखेगा मैं उसके बदले क्या रिप्लेस कर दूँगा, 4 प्लस वाई। तो मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन ले रखी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज मैं आप करूँगा, ठीक है। तो मैंने x के बदले क्या रिप्लेस कर दिया, 4 प्लस वाई रिप्लेस कर दिया। 4 प्लस वाई रिप्लेस करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ y प्लस वाई इधर की ओर, और 4 यहाँ पे आगे से हमारे पास इसमें है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पार्ट को एक और ले जाएंगे, न्यूमेरिकल पार्ट इधर जाएगा, ये हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर इधर जाने के बाद ये जाएगा 6, यहाँ बन गया y प्लस वाई 2y हो गया। देन यहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आने के बाद इस y की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दोगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूँ। तो यदि आप यहाँ पर y के बदले 3 रखोगे तो 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सोल्यूशन आ गया, x और y की वैल्यू निकल गई। आप इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, सिर्फ मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, सॉल्व करना आपने और ग्राफ भी आपने बनाना है। इसमें आपको क्या दे रखा है, कुछ पेंसिल बाय कर रखे हैं, कुछ पेन बाय कर रखे हैं, और उनका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमको दे रखा है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे हमने एप्पल और ग्रेप्स वाला किया था, तो यदि मैं एक पेन की कॉस्ट x रुपये मानता हूँ और एक पेंसिल की कॉस्ट y रुपये मानता हूँ, तो मैंने कितने 5 पेंसिल बाय कर रखी हैं और 7 पेन बाय कर रखे हैं फर्स्ट केस में, और टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, 50। इसी तरीके से नेक्स्ट केस में मैंने क्या कर रखे हैं, 7 पेंसिल बाय कर रखी है और 5 पेन बाय कर रखे हैं, ठीक है। देन टोटल कॉस्ट मिला के कितनी आ रही है, 46 आ रही है। इसी तरीके से ऊपर वाला क्वेश्चन करा था, एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास x और y की वैल्यू निकल जाएगी, देन आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी को, ओके।